सब्जियों से ब्राइडल लहंगा बनाने वाली दर्जी बहू। अरे रवीना बहू, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? सारा का सारा खाना ठंडा हो गया। बस माँ जी, इस ब्लाउज में थोड़ा काम रह गया है, इसे पूरा करके मैं और कैलाश जी एक साथ में ही खाना खा लेंगे। वो भी कब से खेतों में काम करने में लगे हुए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। रवीना अपने छोटे से परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। रवीना के परिवार में रवीना का पति कैलाश, ससुर अमरनाथ और सास कुंती रहती थी। रवीना का पति कैलाश अपने खेतों में खेती करके अपने घर का गुजारा करता था। वहीं रवीना भी गांव वालों के कपड़े सिलकर अपने पति का घर का खर्च चलाने में मदद करती है। बाबूजी, इस बार तो फसल काफी अच्छी हुई है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, मिर्ची, भिंडी, ये सारी सब्जियां खूब अच्छी से उगी हैं। इस बार तो सरकार से काफी अच्छा पैसा मिलेगा मुझे। इस बार तो मैं अपनी टूटी हुई छत ठीक करवा कर ही रहूंगा। फिर देखना, आप बरसात के मौसम में हमें कभी भी परेशानी नहीं होगी। कैलाश इस साल हुई अपनी अच्छी फसल के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक शाम अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये बेमौसम की बारिश से कैलाश और उसका परिवार बहुत परेशान होता है। बारिश इतनी तेज होती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अब बारिश रुकती है और कैलाश अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसकी आधी से ज्यादा सब्जियां बेकार हो चुकी हैं, जिसे देखकर कैलाश बहुत रोता है और रोते हुए अपने घर आता है। माँ, भगवान हमेशा हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरी आधी से ज्यादा सब्जियां खराब हो चुकी हैं। अब जो सब्जियां बची हैं उनके सरकार तो मुझे बहुत ही कम पैसे देगी। आप फिक्र मत करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। रवीना अपने पति कैलाश को बहुत समझाती है, लेकिन कैलाश इस हादसे की वजह से गम में डूब जाता है और पूरा दिन घर में ही बैठा रहता है। वहीं अमरनाथ की भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारियां रवीना के कंधों पर ही आ जाती हैं। ये क्या, आटा तो थोड़ा सा ही बचा है, इतने से आटे में हम सब लोग क्या खाएंगे? और चावल भी खत्म हो गए हैं, आंगन में तो बस बची हुई सब्जी है। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग तो खाना खाने के भी मोहताज हो जाएंगे। अब शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रवीना बचे हुए आटे की रोटी बनाती है और एक एक रोटी सबको देती है। खाना खाने के बाद रवीना इस बारे में अपने परिवार से बात करती है। माँ जी, मेरी सिलाई से जो पैसे मुझे मिलते हैं उससे घर का खर्च निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इन्हें अब कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा। घर में राशन की कमी होने लग गई है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब लोग खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं पूरे दिन में आधे समय में लोगों के कपड़े सिया करूंगी और जो सब्जियां बच गई हैं उन्हें ले जाकर मंडी में बेचूंगी। इससे ठीक ठाक पैसे तो मिल ही जाएंगे और घर का गुजारा भी हो जाएगा। रवीना, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। मैंने कई जगह पर कोशिश की लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से इस साल जो हुआ उसका गम भी मुझे खाए जा रहा है। आप फिक्र मत करिए, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले कल को तो ठीक कर सकते हैं ना। अगले दिन होते ही रवीना अपने गांव वालों के कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है और आधा दिन कपड़े सिलने के बाद सब्जियों को ठेले पर रखकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। रवीना आधा दिन बैठकर कपड़े सिलती और आधा दिन मंडी में ले जाकर सब्जियां बेचती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन रवीना रोज की तरह मंडी में सब्जी बेच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बड़ी सी गाड़ी में से एक लड़का और एक लड़की उतरते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे और फैशनेबल कपड़े पहने होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। रित्स, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फैशन शो स्टार्ट होने वाला है और अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम अपने मॉडल को क्या पहनाएंगे। इस साल इस फैशन शो का अवार्ड हमारी टीम को मिलना चाहिए, जैसे हर साल से मिलता आ रहा है। यस केवी, लेकिन हमारे पास तो कोई डिजाइन ही नहीं है। हमारे डिजाइनर भी इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं। अब हम लोग क्या करें? रवीना केवी और रिट्स की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर वो मन ही मन सोचती है, ये तो सच में बहुत बड़ी परेशानी है। इनके लिए आजकल तो हर कोई अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है। मैंने तो ऐसे ऐसे डिजाइन देखे हैं जिसे सोचना ही बहुत मुश्किल है। जब मैं छोटी थी तो मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि कैसे हमारे पूर्वज जब उनके पास कपड़े नहीं होते थे तो पत्तों से बने हुए कपड़े पहनते थे। उस जमाने के कपड़े और आज के जमाने के कपड़ों में तो काफी अंतर आ गया है। रवीना मन ही मन ये सोच रही होती है
कि तभी रवीना की नजर उसके ठेले में रखी सब्जियों पर जाती है, जिसे देखकर रवीना कहती है, अरे क्यों ना मैं इन सब्जियों से ही कपड़े बनाऊं। इन हरे और पत्तेदार सब्जियों से कपड़े बनाकर मैं इन लोगों को दूंगी, क्या पता इन लोगों को मेरी सब्जियों के बनाए हुए कपड़े पसंद आ जाएं। रवीना जल्दी से अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर जाती है और उन सब्जियों में से पत्ता गोभी, प्याज, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, मिर्ची को इकट्ठा करती है और उन सब को एक कपड़े की सहायता से जोड़कर सिलाई मशीन से सिल देती है। और पूरे 6 घंटे की मेहनत के बाद रवीना का सब्जियों का ब्राइडल लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। रवीना अगले दिन होते ही उस सब्जियों के ब्राइडल लहंगे को दोबारा उस बाजार में लेकर जाती है और उन फैशन डिजाइनर का वेट करती है। जैसे ही केवी और रेड्स वहां आते हैं तो रवीना सब्जियों का लहंगा लेकर उनके पास जाती है। सुनिए। जी हाँ, बोलिए, कुछ काम था आपको हमसे? मेरा नाम रवीना है और मैं एक दर्जी हूँ। पूरे दिन में मैं आधे दिन कपड़े सिलती हूँ और आधा दिन में मैं सब्जी बेचती हूँ। जब मैं कल सब्जी बेच रही थी तो कल मैंने आपकी और उनकी बात सुनी थी। आप लोग किसी फैशन शो के बारे में बात कर रहे थे और आप लोगों के पास अपने मॉडल को पहनाने के लिए कोई नए डिजाइन के कपड़े भी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी सब्जियों से ही ये सब्जियों का ब्राइडल लहंगा बनाया है। क्या सब्जियों का ब्राइडल लहंगा? ये कहकर केवी और रेड्स रवीना का खूब मजाक उड़ाते हैं और उसकी सब्जियों की ब्राइडल लहंगे पर हंसते हैं। अगर मेरी मॉडल या सब्जियों का ब्राइडल लहंगा पहनकर रैंप पर जाएंगी तो लोग उन्हें इसी लहंगे की सब्जियों से मारेंगे। ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि सब्जियों का ब्राइडल लहंगा और सब्जियों से बने हुए कपड़े लोगों को काफी पसंद आएंगे। आप जरा सोचिए, पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे तो वो पत्तों के ही कपड़े पहना करते थे। वैसे केवी ये ठीक कह रही है, हम इसका सब्जियों का ब्राइडल लहंगा ले जाकर आलोक सर को दिखाते हैं, शायद उन्हें ये पसंद आ जाए। केवी और रेड्स रवीना से उसकी सब्जियों से बना ब्राइडल लहंगे को लेकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने सीनियर आलोक से ये सारी बातें करके उन्हें वो सब्जियों का ब्राइडल लहंगा दिखाते हैं। वाओ, आज तक मैंने हर तरह के ड्रेस देखे, लेकिन सब्जियों के बने ड्रेस मैंने आज तक नहीं देखे। इस साल हमारी मॉडल इन सब्जियों के बने हुए ड्रेस को ही पहनेगी। तुम जाओ, जल्दी से उस लेडी को यहाँ लेकर आओ। अब वो लेडी ही हमारे मॉडल के लिए ये सब्जियों की ड्रेस बनाएगी। रिट्स और केवी जल्दी से उस बाजार में जाते हैं और लोगों से रवीना के घर का पता पूछते हैं। कुछ देर में वो लोग रवीना के घर पहुंच जाते हैं। आप लोग यहाँ? आपका बना हुआ सब्जियों का ब्राइडल लहंगा हमारे सीनियर को बहुत ज्यादा पसंद आया और वो चाहते हैं कि इस साल हमारे फैशन शो में हमारी मॉडल आपके ही हाथ के बने हुए सब्जियों के ड्रेस पहने। इसलिए हमारे सीनियर्स आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको काफी फेम मिलेगा और इसी के साथ आपको काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। हमारे साथ काम करना चाहेंगी? जी क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। रवीना उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देती है, जिसके बाद रवीना सब्जियों से कई तरह की ड्रेस बनाती है और उन्हें रिट्स और केवी को दे देती है। रवीना के बने हुए सब्जियों के ड्रेस इतने ज्यादा फेमस होते हैं कि अब पूरे फैशन इंडस्ट्री में हर कोई रवीना को जानता था और आज रवीना के पास सब कुछ होता है और ये सब उसकी मेहनत और लगन के कारण ही हो पाता है। सविता अपने 2 बेटों, पति और एक बहू के साथ रहती थी। सविता की बहू गोहर अमीर घराने की गोरी चिट्टी सुंदर लड़की थी, जिसे घर का काम करना जरा भी नहीं आता था। सासू माँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। रामू काका को बोलिए कि मेरे लिए कुछ लाइट बनाकर लाए। बहू, रामू काका तो आज छुट्टी पर हैं, तो आज तू ही कुछ बना ले। सासू माँ, आप तो जानती हो कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, लेकिन चलिए फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। गोहर ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो कुछ बना पाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बना पाई। क्या हुआ बहू, तू रुक, मैं कुछ बनाती हूँ। सविता ने अपनी बहू के लिए कुछ खाने को बनाया और फिर दोनों सास बहू खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए और आराम करने लगे। इसी तरह से सविता के परिवार के दिन बीत रहे थे। एक दिन सविता बोलती है, गोहर बहू, मैं तो सोच रही हूँ कि तेरे देवर के सर पर भी अब सेहरा बांधकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दूं। बहुत अच्छा ख्याल है मम्मी जी, नेक काम में देरी कैसी। सविता ने कोयल नाम की एक अमीर घराने की सुंदर लड़की से अपने छोटे बेटे विशाल की शादी करवा दी। अब शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। छोटी बहू, ये तू क्या कर रही है?
कुछ नहीं माँ जी, मैं अपने दिन की शुरुआत भगवान जी का नाम लेकर ही करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, चल मैं भी तेरे साथ इसी बहाने आरती कर लेती हूँ। दोनों सास बहू ने मिलकर भगवान का ध्यान किया। बहू, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार अब से पहले कब आरती की थी। तेरा शुक्रिया। दोनों सास बहू के पूजा करते ही सविता का पति और दोनों बेटे काम पर जाने के लिए नीचे आ गए। ये सारा मंजर वहीं पर खड़ी हुई गोहर भी देख रही थी। आजा बहू, अब तू भी नाश्ता कर ले। जी माँ, आप सभी बैठो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। कोयल ने सभी की प्लेटों में नाश्ता निकाल दिया। बहू को इस तरह काम करते देखकर सास और ससुर दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वो इस चीज को पहली बार महसूस कर पा रहे थे। नाश्ता चख कर सविता बोलती है, अरे वाह रामू काका, आज के खाने में तो अलग ही स्वाद है। मजा आ गया। जी मालिक, आज का खाना मैंने नहीं, छोटी मालकिन ने बनाया है। सच? वाह बहू, तू तो मास्टर शेफ है। शुक्रिया। सच में कोयल, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी तक हम बस नौकरों के हाथों का ही खाना खाते थे। वाह बहू, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। ये ले तेरा इनाम। कोयल को उसके ससुर ने खुश होकर थोड़े से पैसे दे दिए। कोयल की इतनी तारीफ गोहर को हजम नहीं हो रही थी और वो मन ही मन उससे जलने लगी। इसी तरह कोयल का पूरा दिन कामों में लगे लगे ही खत्म हो गया और शाम को वो सभी के लिए खाना बनाने किचन में चली गई। देवरानी साहिबा, ना जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया है। मैं सब जानती हूँ। तुम ऐसे घर के कामों को करके सभी का दिल जीतना चाहती हो और मुझे सभी की नजरों में गिराना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जैसे ही कोयल किसी काम से किचन से बाहर आई, गोहर किचन में चली गई और उसके खाने में बहुत सारी मिर्ची मिला दी। अब देखते हैं देवरानी जी, कैसे सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं। शाम को जब कोयल ने सभी को खाना परोसा तो कोई भी उसे नहीं खा पाया। बहू, तूने खाने में मिर्ची डाली है या मिर्ची में खाना? आह! लेकिन बस तू चुप हो जा। गोहर, बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा ले। अगर हमने इस खाने को खाया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। कोयल की सास उससे नाराज हो गई, लेकिन कोयल ने उसके लिए बहुत जल्दी से गाजर का हलवा बनाया और अपनी सास को खुश कर दिया। ये चमट तो ऐसे नहीं मानेगी, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसी तरह एक दिन कोयल सूखे हुए कपड़े छत से उतार कर लाई और उन्हें लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया। इनकी तय बाद में कर दूंगी, अभी पहले सब्जी देखाती हूँ। गोहर ने रखे हुए कपड़ों को देख लिया और जाकर उन कपड़ों में से अपने ससुर और विशाल के कपड़ों को फाड़ दिया। अब तो तुम्हें जूतियाँ पड़कर ही रहेंगी प्यारी कोयल, माफ करना। जैसे ही सविता ने फटे हुए कपड़ों को देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई। बहू, माना कि हम अमीर हैं, लेकिन तुझे संभाल कर काम को करना चाहिए। ये शर्ट तेरे ससुर की मनपसंद है। अगर उन्हें पता चला कि ये फट गई है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। सविता कोयल पर गुस्सा करके चली गई। ये तो बुरा हुआ, ये मैंने तो नहीं किया है, लेकिन अब जब इसका इल्जाम मेरे सर है तो अब मुझे इसे सुधारना ही पड़ेगा। कोयल सभी कपड़ों को लेकर सिलाई मशीन पर बैठ गई और कुछ ही देर में उसने सभी कपड़ों को सिलकर सही कर दिया, जिसे देखकर उसकी सास भी खुश हो गई। वाह, बहू हो तो ऐसी। ये सब कुछ देखकर गोहर और भी ज्यादा चिढ़ गई। ये सब क्या हो रहा है? मैं जो कोई भी चाल चल रही हूँ वो मुझ पर ही उल्टी पड़ रही है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। अब देख कोयल, मैंने तेरी कमर न तोड़ दी तो मेरा नाम भी गोहर नहीं। गोहर ने तभी एक प्लान बनाया और कोयल के कमरे के बाहर बहुत सारा सरसों का तेल फैला दिया। अब तुम यहाँ आओगी और अपनी कमर तोड़वा कर जाओगी। गोहर ऐसे बोलकर छिप गई। कोयल चलती हुई आई और बस वो तेल पर पांव रखने ही वाली थी कि तभी उसने अपना पांव बचा लिया। तेल की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये क्या, यहाँ इतना सारा तेल कहाँ से आ गया? ये सब क्या हो रहा है? कोयल ऐसे बोल ही रही थी कि तभी गोहर गुस्से में उसके सामने आ गई। तुम्हारी परेशानी क्या है? बोलो, क्या हुआ जेठानी जी? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जवाब दे, बोल। गोहर ऐसे ही बोलती हुई उसकी तरफ बढ़ी। कोयल घबराकर पीछे की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो जीने तक पहुंची, गोहर ने उसे धक्का मार दिया और बेचारी कोयल सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। बहू, बहू, गोहर बहू, जल्दी से डॉक्टर को बुला। गोहर ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के जाने के बाद सविता ने कोयल से पूछा, बहू तू कैसे गिरी? बोल, क्या तेरी तबीयत खराब है? गोहर का दिल घबराने लगा। कोयल ने पहले गोहर का चेहरा देखा और फिर, नहीं माँ, वो बस मेरा ही ध्यान कहीं और था और मेरा पाँव सीढ़ियों से फिसल गया।
ध्यान रखना चाहिए ना बहू। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं आई। अपनी देवरानी का इतना अच्छा दिल देखकर गौहर को उसके किए पर पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो कोयल। तुझे अचानक क्या हुआ बहू? कोयल का पाँव नहीं फिसला था, मैंने ही उसे सीढ़ियों से धक्का मारकर गिराया था। लेकिन क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आप सभी मुझसे ज्यादा कोयल को प्यार देते थे। ऐसा नहीं है, तेरी जगह भी हमारे मन में कम नहीं हुई थी। बस कोयल ने एक बहुत ही खूबसूरत और नई जगह बना ली थी। जेठानी जी, मैं ये सब आपको नीचा दिखाने को नहीं, बल्कि इसलिए करती थी क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना पसंद था। लेकिन आपने इस चीज को कुछ और ही समझ लिया। मैं ही गलत थी और इस बात का एहसास अब मुझे हो रहा है। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो कोयल। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। कोयल ने अपनी जेठानी को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से गौहर ने कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया उसके साथ, और दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल सहेलियों की तरह मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।